सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई को हम आगे बढ़ाते हैं। आज सप्लाई को समझते हैं, इसमें ऐसा लिखा इंक्लूसिव मीनिंग, है ना। कल जब सप्लाई स्टार्ट किया था तो ऐसा लिखा गया था कि सप्लाई इंक्लूड्स, सो सप्लाई का इंक्लूसिव मीनिंग है। इंक्लूसिव मीनिंग का मतलब क्या होता है? जो सप्लाई है, सप्लाई का इंक्लूसिव मीनिंग है, सप्लाई इंक्लूड्स बताया गया है, इंक्लूड्स बताया गया है, सप्लाई मीन्स नहीं बोला गया। सप्लाई मीन्स करके बोले ना तो इसका मतलब ये होता है कि जो बोल रहे हैं वही फाइनल। सप्लाई मीन्स का मतलब क्या? ये जो बोल दिया फाइनल, अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। लेकिन सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब क्या? इसका स्कोप थोड़ा वाइड हो जाता है, स्कोप वाइडर हो जाता है उसका। और जो चीज सप्लाई इंक्लूड्स करके बताई गई है वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बताई गई है ना। इसका मीनिंग एक्सटेंड हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स। ठीक है, आगे जेनेरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई। सर ये जेनेरिक मीनिंग क्या होता है? जेनेरिक का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं। जेनेरिक का मतलब नॉट स्पेसिफिक, इसका मतलब नॉट स्पेसिफिक। तभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये सप्लाई मीन्स नहीं है, ये जेनेरिक डेफिनेशन है, ये जेनेरिक मीनिंग है। इसका मतलब जो चीज बताई गई है वो इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। सप्लाई के अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं, सप्लाई के अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बताए गए हैं, मोड्स ऑफ सप्लाई बताए गए, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एंड मोड्स ऑफ सप्लाई बताए। जैसे कि सेल, सेल का मतलब क्या होता है सर? सेल का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या? ओनरशिप ट्रांसफर करना, है ना, विद द कंसिडरेशन। ओनरशिप ट्रांसफर किया और कंसिडरेशन लिया, इसे बोलते हैं सेल। तो सेल में सप्लाई होता है ना। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या? जब वन पर्सन दूसरे पर्सन को, वन पर्सन दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? गुड्स या तो सर्विसेज। तो सप्लाई तो हो गया ना। सप्लाई आप सेल बोल के करो या सप्लाई आप ट्रांसफर बोल के करो, या ट्रांसफर में भी सप्लाई होता है, सेल में भी सप्लाई होता है। बार्टर, बार्टर का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? आपने गुड्स दिया, आपने गुड्स दिया, आपने गुड्स लिया, आपने गुड्स दिया, आपने सर्विसेज ली, है ना। आपने सर्विसेज दिया, सर्विसेज ली, सर्विसेज दिया, गुड्स दिया, सप्लाई हो रहा है ना भाई, है ना। अब किसी भी नाम से सप्लाई करते हो, है ना। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या? भाई ओल्ड टीवी या ओल्ड फ्रिज, ओल्ड फ्रिज मैंने दे दिया, ओल्ड फ्रिज मैंने दे दिया, दे के मैंने एक नया फ्रिज खरीदा, है ना। तो नया फ्रिज आया फॉर एग्जांपल 70,000 का, ओल्ड फ्रिज कितने का था? फॉर एग्जांपल 10,000 काट लिए उन्होंने, समझ में आया, और मुझे बाकी के 60,000 देने पड़े। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब पुरानी चीज को लेके नई चीज खरीदते हैं और थोड़ा बहुत पेमेंट हम करते हैं, मॉनिटरी पेमेंट करते हैं ऊपर का, जिसे बोलते हैं एक्सचेंज। तो सप्लाई तो हो ही रहा है ना। लाइसेंस, जब गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है सर्विसेज का। रेंटल, जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, सप्लाई हो रहा है ना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या बोल दो लीज, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक फैक्ट्री लीज पे दी 10 सालों के लिए, तो ये भी सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि उसको आप चैरिटी में दे देते हो, डिस्पोज कर देते हो, चैरिटी में दे देते हो।
ठीक है, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। अगर आप कोई चीज किसी को चैरिटी में देते हैं, भले आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, लेकिन जो चीज आपने किसी को चैरिटी में दी, आपने उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, आईटीसी मांगा था, और आपने चैरिटी में दे दिया, तो आपको जो आईटीसी मिला था वो क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, मीनिंग में आता है। ठीक है, तो ये सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर एक्सचेंज समझा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके एक जेनेरिक मीनिंग हो गई। ये सब क्लियर? चलिए आगे क्या है, आगे ये है कि लाइसेंस समझा दिया मैंने आपको, लाइसेंस खत्म, लीज, रेंटल, ये सब सप्लाईज है। सप्लाई शुड बी मेड बाय पर्सन। ठीक है, तो सप्लाई शुड बी मेड बाय पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन है ऑलरेडी, हमने मटेरियल में है, मैंने एक्सप्लेन की है ना। तो सप्लाई शुड बी मेड बाय पर्सन, ठीक है ना, सिंपल है। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, फॉर अ कंसीडरेशन, सप्लाई कंसीडरेशन के लिए क्या होना चाहिए। अब ये चीज ये है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए ऐसा कह रहा था इसके अंदर, प्रीवियस लेक्चर में देखा हमने, ऐसा कह रहा था कि सप्लाई हो रहा है, सप्लाई है, सप्लाई विथ कंसीडरेशन है, एंड फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा था। सप्लाई हो रहा है, सप्लाई फॉर अ कंसीडरेशन हो रहा है, सप्लाई फॉर अ कंसीडरेशन किया जा रहा है, इस क्लॉज में बताया गया था। एंड सप्लाई इज डन फॉर द बिजनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई किया जाएगा कंसीडरेशन के लिए, ऐसा कोई भी सप्लाई जो कंसीडरेशन के लिए किया जाएगा वो सप्लाई हो जाएगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा। सर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न भाई, है ना, इट मींस व्हाट, समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको गुड सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे समथिंग कुछ बदले में मिलता है, अगर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ मिलता है ना, समथिंग इन रिटर्न, इसे बोलते हैं कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, इसे बोलते हैं क्विड, QUID, क्विड प्रो को, क्विड प्रो को, यानी समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। और यहाँ समथिंग लिखा गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है मनी इन रिटर्न, कैश इन रिटर्न ना, समथिंग इन रिटर्न। गुड सप्लाई किया, बदले में कुछ मिला, वो कैश भी हो सकता है, नॉन कैश आइटम्स भी हो सकती है, काइंड में भी समथिंग इन रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। मीनिंग समझते हो उसका भी? ओके, तो ये लिख दिया देखो, ये बोल दिया क्विड प्रो को, क्विड प्रो को यानी समथिंग इन रिटर्न। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे क्विड प्रो को का मतलब समथिंग इन रिटर्न, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न व्हिच द पर्सन सप्लाइंग विल ऑब्टेन फ्रॉम द रेसिपिएंट। ठीक है, चलिए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है, एग्जैक्टली कंसीडरेशन क्या है, सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, कंसीडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, का तो सर्विसेज, का तो दोनों के लिए, इंक्लूड्स, अगेन इंक्लूड्स क्या, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कभी कर दिया है का तो करने वाले हैं, इसको कोई मतलब नहीं है जीएसटी को, जीएसटी अथॉरिटीज को, वेदर पेमेंट इन मनी करने वाले हैं का तो अदरवाइज करने वाले हैं, in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक है सप्लायर, एक है सप्लायर और सामने है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, सप्लाई किया, किसका सप्लाई किया, सप्लाई किया का तो गुड्स का तो सर्विसेज का तो दोनों का। ठीक है,
रेसिपिएंट क्या कर रहा है, इस सप्लाई के बदले में पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, मतलब पेमेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर पेमेंट बोलता ना तो कैश में हो जाएगा, आप कैश मांगेंगे, ठीक है ना। तो रेसिपिएंट क्या कर रहा है, इसके बदले में वो आपको कंसिडरेशन दे रहा है ना, वेदर इन मनी और नॉट, रेसिपिएंट सप्लायर को है ना कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है। सर किसके अंदर, किसके अंदर, ये कंसिडरेशन मनी में हो सकता है, का तो काइंड में हो सकता है, और काइंड में कंसिडरेशन था, ठीक है। फिर रेसिपिएंट कंसिडरेशन दे, रेसिपिएंट कंसिडरेशन दे या रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन और एनी पर्सन, दूसरा कोई भी पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है सप्लायर को, जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन जो सप्लायर, जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हो या रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हो वही कंसिडरेशन दे रहा है, नहीं, इसके बिहाफ पे दूसरा पर्सन भी दे सकता है ना। बट इसके अंदर सब्सिडी जो देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर कंसिडरेशन की मीनिंग में नहीं आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं अगर आपको कोचिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आप रेसिपिएंट हुए, मैं सप्लायर हुआ। अब कंसिडरेशन आप देते हैं या आपके पेरेंट्स देते हैं, रेसिपिएंट तो आप है ना, समझ में आया, ठीक है। तो कंसिडरेशन आप दे या आपके पेरेंट्स दे, कंसिडरेशन किसी की भी तरफ से आ सकता है, और इसलिए ऐसा बोला कि कंसिडरेशन है ना रेसिपिएंट दे सकता है, तो दूसरा कोई पर्सन उसके बिहाफ पे दे सकता है, क्लियर ना। एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और forbearance, का तो ऐसा हो सकता है कि भाई, का तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये रेसिपिएंट ने क्या किया, रेसिपिएंट ने क्या किया, सप्लायर को मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, है ना, मतलब कंसिडरेशन इन काइंड हो सकता है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने ऐसा कोई काम कर दिया जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है मार्केट में, जिसने उसने करके दे दिया, पैसे नहीं लिए, उसने उसको सप्लाई किया, और रेसिपिएंट ने ऐसा कोई काम कर दिया जिसका कोई चार्ज हो सकता था लेकिन उसने पैसे नहीं लिए, तो हो गया ना कंसिडरेशन, ठीक है। फिर ऐसा कहते हैं डिपॉजिट नॉट अ कंसिडरेशन, डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन, डिपॉजिट जब दी जाएगी तो कंसिडरेशन नहीं है, तो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगेगा अनलेस अप्रोप्रिएटेड बाय द सप्लायर। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए होटल में चले गए, होटल बुक कराने के लिए, रूम बुक कराने, होटल में मिस्टर ए, उन्होंने होटल में क्या करवाया, होटल में रूम बुक करवाया, ठीक है। और रूम बुक करते वक्त मिस्टर ए ने एडवांस दिया, मिस्टर ए ने एडवांस दे दिया, वहां पे 8,000 एडवांस दे दिया, ठीक है, मांगा वहां से तो एडवांस दे दिया 8,000। अच्छा, मिस्टर ए होटल में 2 डेज रहे, एक दिन का चार्ज फॉर एग्जांपल, एक दिन का चार्ज फॉर एग्जांपल 10,000, 2 दिन के कितने 20,000। तो जब वो चेकआउट कर रहे थे, मिस्टर ए होटल से जा रहे थे, तो मिस्टर ए ने क्या किया, 20,000 दे दिया काउंटर पे कि 2 दिन का 20,000 पकड़ो, ये कंसिडरेशन हो गया। लेकिन ये जो 8,000 जो दिए थे एडवांस, उसका क्या, ये एडवांस होटल वाले ने उसको वापस कर दिया, तो ये डिपॉजिट थोड़ी ना कंसिडरेशन होगा, डिपॉजिट तो वापस की जाएगी, तो डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है अनलेस क्या, अनलेस अप्रोप्रिएटेड बाय सप्लायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब मिस्टर ए ने पेमेंट किया ना, मिस्टर ए को पता चला इसका पेमेंट कितना है 20,000, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मेरा पेमेंट 20,000 ठीक है, लेकिन मैंने आपको एडवांस 8,000 दे दिया है ना, तो मुझे डिफरेंस के 12,000 ही पे करने हैं, तो मिस्टर ए ने डिफरेंस के 12,000 नहीं दिए, तो ऐसे केसेस में जो 8,000 दिए थे वो कंसिडरेशन का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली उसके लिए उन्होंने सर्विसेज ली थी, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं,
सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, सेक्शन 7 अभी ऊपर मैंने लिखा था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोल रहा था कि कंसिडरेशन, सॉरी, सप्लाई किया जा रहा है, सप्लाई इज डन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमने देखा कि सप्लाई क्या है, फिर देखा कंसिडरेशन क्या है, अब किसकी बारी है क्या समझना है, बिजनेस क्या है एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है। तो सप्लाई डन फॉर सप्लाई डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सर बिजनेस क्या होता है, इन लोगों ने बिजनेस को डिफाइन किया। बिजनेस का मतलब क्या, अगेन बिजनेस का मतलब यहाँ पे इंक्लूड्स बोला गया है। बिजनेस का मतलब क्या हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, वोकेशन हो सकता है, एडवेंचर्स हो सकता है, वेगर हो सकता है, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी whether or not is for a pecuniary benefits or not। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कुछ करने की, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हो गए, एक्टर हो गए, कोई पेंटर हो गया, समझ में आया, ये वोकेशंस के अंदर आ जाते हैं। फिर एडवेंचर्स, बिजनेस तो एडवेंचर ही है। वेगर का मतलब क्या होता है, बैटिंग एक्टिविटीज, बैटिंग, शर्त लगाना, तो ये भी बिजनेस के अंदर ले लिया गया है। whether or not for peculiary benefit, यानी मनी से जुड़ा हुआ हो कि ना भी हो, मनी से जुड़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिजनेस को इससे लेना देना नहीं है। बी, any activity or a transaction in connection with or incidental or ancillary to sub clause A, यानी इसके लिए कोई ancillary एक्टिविटी की गई है तो इसका मतलब क्या, देखो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये जो होटल इंडस्ट्री होती है, होटल इंडस्ट्री होती है, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, वो क्या होता है उनके मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, वो लोग रूम्स प्रोवाइड करते हैं एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, दे आर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना। लेकिन उनको पता है कि अगर इस बिजनेस में उनको रहना है तो उनको एंसिलियरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, उनकी होटल में है और उसको फ्लाइट बुक करवानी है, फ्लाइट बुक करानी है तो फ्लाइट बुकिंग करके देते हैं आपको। जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में रहना है तो कस्टमर को ये सर्विसेज देनी पड़ेगी, तो फ्लाइट बुक करके देते हैं, है ना। या किसी को टैक्सी हायर पे चाहिए तो टैक्सी को बुक करके देते हैं, हाँ भाई चल टैक्सी आ गई तेरी, हमने काम कर लिया, तू जा घूमने। तो ये भी क्या हो गया, एंसिलरी एक्टिविटी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, any activity or a transaction in the nature of subclause A, whether or not there is a volume, frequency, continuity, regularity of such transactions or not। तो कुछ लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के लिए नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने होने चाहिए जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इवन आप पूरे साल में एक भी ट्रांजैक्शन करोगे, इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन इन ईयर बिजनेस वाला, तो बिजनेस में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस रेगुलर नेचर का होना चाहिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, इतने ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, इतनी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, ऐसा नहीं। फ्रीक्वेंसी नॉट इंपॉर्टेंट, इवन वन सिंगल ट्रांजैक्शन इन अ ईयर इट अमाउंट्स टू बिजनेस। डी, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल, सप्लाई करते हो या एक्विजिशन करते हो, यानी आपने सप्लाई किया, का तो आपने अक्वायर्ड किया यानी आपने परचेज किया of goods, goods may be a capital goods or a services in connection with or commencement or closure of business। इसका मतलब क्या, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कमेंस करते हैं, तो बिजनेस कमेंस करते हैं तो गुड्स अक्वायर्ड करते हैं, गुड्स को अक्वायर्ड करते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, वो प्लांट एंड मशीन्स भी हो सकते हैं, वो गुड्स भी हो सकता है। तो जब वो गुड्स अक्वायर्ड करते हैं ना तो वो टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, फिर इसका वो क्रेडिट मांगते हैं, जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मांगते हैं, तो ये भी सप्लाई हो गया। एंड दूसरा, जब वो बिजनेस बंद कर देते हैं तो ये स्टॉक और ये गुड्स को निकाल देते हैं, तो ये भी सप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए, प्रोविजंस बाय क्लब, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, सर्विसेज देना, सर्विसेज गिवन बाय क्लब,
बाय क्लब का तो एसोसिएशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, और एनी सच काइंड ऑफ अ बॉडी, है ना, फॉर सब्सक्रिप्शन। अब इसके लिए वो सब्सक्रिप्शन ले रही है, पैसे ले रही है, और एनी अदर कंसिडरेशन ऐसा है ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स को जो सर्विसेज देती है, फैसिलिटीज देती है, जिसके लिए वो सब्सक्रिप्शन लेती है ना, का दूसरा कोई भी कंसिडरेशन लेती है, ठीक है, तो ये बिजनेस में आ गया। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसिस, है ना, कोई प्रीमाइसिस में एडमिशन लेने के लिए, है ना, वहां कंसिडरेशन लिया गया। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं कि मेले में चले गए, फेयर में चले गए, तो मेले में क्या होता है कि बाहर आपको टिकट लेनी पड़ती है ना, तो ये क्या किया आपने, वहां पे एडमिशन लिया मेले में, फेयर में, कंसिडरेशन पे किया प्रीमाइसिस में एंटर होने के लिए, इट्स अ बिजनेस। Service is supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or a vocation। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ट्रांसपोर्टर, नहीं है, ट्रैवलर्स may provide services of visa consultancy। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, फिर से एक बार क्या लिखा है निकाल देता हूं, आपको फिर से अंडरलाइन करके बताता हूं। क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or business। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैवलर है, ट्रैवलर क्या करता है, आपको ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको कार प्रोवाइड करता है ना, आपको बुकिंग करके देता है, ट्रैवलर है। लेकिन ट्रैवलर भी क्या कर रहा है, आपको वीजा कंसल्टेंसी की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जरूरी है, क्या किया जाए, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, मैं ऑफिस होल्ड करता हूं, मैं ट्रैवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, लेकिन मुझे ये भी करना पड़ रहा है, has been accepted by him in the course of furtherance of his trade। ये मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, प्रोफेशन और वोकेशन। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आया और मेरे पास आके कहता है सर आपको एडमिशन चाहिए, हमने एडमिशन दे दिया, फिर बोलते स्कूल में भी एडमिशन चाहिए, अब स्कूल में भी एडमिशन करवा के दे दिया, तो मान लो हमने कुछ ले लिया उससे बदले में कंसिडरेशन। अब हम तो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, हम स्कूल में थोड़ी एडमिशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी हम करवाने लगे, है ना, करना जरूरी है, लोग आके ऐसे डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ, अच्छा यहां तक ही काम का है, प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब, तो रेस क्लब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी वो बिजनेस में आ जाएगा, है ना, बाय वे ऑफ टोटलिस्ट और लाइसेंस, है ना, ये जरूरी नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग लिखा है मैंने, ठीक है, बराबर, जरूरी नहीं, इतना अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब, अच्छा बोल देता हूँ ये क्या है, क्या था ये, लिख दो लिखना चाहो तो, ये चीज क्या है, मैंने लिखाई है पहले भी, कंप्यूटर दैट रजिस्टर bets and divide the total amount of bet among those who won, total amount of bet to those who won। समझ गए ना, एक ऐसा कंप्यूटर है वो क्या करता है,
जब भी कोई बैटिंग करता है तो डिवाइड करता है कि किसने कितनी बैटिंग की, किसने कितने पैसे लगाए, है ना। 10 के 100 करने हैं तो भी आपने 10 लगाए, आपने 20 लगाए, आपने 1000 लगाए, तो कंप्यूटर डिवाइड करता है परसेंट वाइज, और फिर जो भी है आप जीतते हो तो अमाउंट आपको वापस करता है। तो जो बैटिंग रिकॉर्ड की होगी 10 का 100 देना है, तो 10 रिकॉर्ड किया होगा तो 100 दे पाएंगे। तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल लिसेचर। ठीक है भाई। एंड लास्ट में, any activity or transaction undertaken by central government as a state government or a state government or a local authority in which they are engaged as a public authorities। ठीक है, तो ये भी सर्विस की बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, है ना, तो ये भी इसके अंदर बिजनेस के अंदर आ जाता है। जीएसटी लगे ना लगे अलग बात है, आप बिजनेस समझ रहे हैं, है ना। जैसे गार्बेज कलेक्शन करते हैं ये डोर टू डोर, सुना कि नहीं है। फिर ये आपको गैस प्रोवाइड करते हैं, गैस की पाइपलाइंस डाल के देते हैं आपको, है ना। ये सब किसके अंदर आता है, बिजनेस में आता है। और गैस की पाइपलाइन प्रोवाइड करके देते हैं आपको, तो उसमें टैक्स तो लगता ही है। ठीक है, चलिए फिर जस्ट अ सेकंड। एंड ठीक है, लास्ट में क्या है, इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस मैंने डिफाइन कर लिया, बिजनेस क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है वो लिखना है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, है ना, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, समझ रहे हो, इसे बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना। एग्जाम्पल दिए, पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये अच्छा वाला एग्जाम्पल है। When an individual who buys a car for personal use after a year sells his, फिर से, when an individual who buys a car for personal use and after a year sells it to a car dealer, the transaction will not be a supply। मैंने एक कार बाय की और कार का मैं यूज करता हूँ पर्सनल पर्पस के लिए, है ना। तो जब कोई कार का डीलर होता है, जब कार का डीलर होता है, जब वो कार सप्लाई करता है, जब वो कार बेचता है तो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, यस। लेकिन जब मैंने जो कार बाय की थी अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जिसमें मैंने आईटीसी नहीं मांगा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मांगा था, ये कार मैंने सेकंड हैंड में बेच दी, तो वो सप्लाई नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही ये कहना चाहते हैं। ठीक है, because supply is not made by individual in the course or furtherance of his business। Done। ये और एक एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड्स इन एन एग्जीबिशन, पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड फेयर, वारंटी, सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल्स, ये सब किसके लिए किया गया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया है। अब बड़ौदा में है, अब बड़ौदा में हो, अब बॉम्बे चले गए, कोई फेयर था वहां पे, और वहां पे आप गुड्स बेच के आ गए, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने वारंटी दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, इसलिए किस लिए कर रहे हो, वारंटी देना, गारंटी देना, है ना, ये सब सप्लाई है। एक साल की वारंटी अगर आप लैपटॉप बाय करते हो तो एक साल की वारंटी, आप वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, तो सामने वाला सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है इस वारंटी के लिए, सप्लाई है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ।